हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट होता है बेसिकली उस बैलेंस को कहते हैं, उस संतुलन को कहते हैं जिसमें कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा होती है और पृथ्वी के द्वारा जो अंतरिक्ष में छोड़ी जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा होती है वो क्या होती है, लगभग इक्वल होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, संतुलन का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि जितनी ऊर्जा जो है वो प्रोड्यूस होती है उतनी ही ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है। यानी उन दोनों का जो बेसिकली अनुपात होता है वो संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है उसका भी बेसिकली मेन सिद्धांत यही है कि पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली जो सूरज से ऊष्मा होती है वो और पृथ्वी के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड ऊष्मा होती है वो दोनों ही का जो बैलेंस होता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतनी ही मात्रा में ऊर्जा जो है वो पृथ्वी से नहीं निकल पा रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसबैलेंस हो जाएगा इस वजह से। अब ये जो असंतुलन है, असंतुलन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वनस्पतियों का क्षय होने लगेगा। तो इसी वजह से पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि देखिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम होता है। मैंने बताया कि ये क्या है, पृथ्वी का सरफेस एरिया है। क्या है पृथ्वी का, ये सरफेस एरिया। अब मानिए कि यहाँ पर क्या है, सन है, सन है हमारा। ठीक है, अब सन से आने वाली जो लाइट है उससे ऊर्जा मिलेगी। अब ये ऊर्जा क्या हुआ, पृथ्वी को प्राप्त हुआ और कुछ मात्रा में तो ऊर्जा जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगी, जो कि कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आने वाली जो ऊष्मा है, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा है जो है आउट गोइंग सोलर रेडिएशन से, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इस बात को याद रखिएगा कि सूर्य से कुल ऊर्जा का केवल और केवल 2 अरबवां भाग ही क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। कितना, 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी कहाँ चला जाता है, बाकी अंतरिक्ष से होकर आने वाली यह ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल, बादल या फिर जल और भूमि की सतह पर गिरती है। इस बात को याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा का जो वितरण है, मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग 100% के आधार पर माने, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी पर आने वाली जो ऊर्जा है वो 100% है। अब 100% इसको मान ले तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इसका 35% तो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे आप बोल सकते हैं, और वापस कहाँ चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में चली जाती है। फिर आप लोग याद रखिएगा 27% जो है वो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित हो जाती है। उसके अलावा 2% जो है वो पृथ्वी की सतह से परावर्तित हो जाती है और उसके अलावा बचा हमारा 65% ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है पृथ्वी के द्वारा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के द्वारा कितनी मात्रा में या फिर कितना परसेंट जो है वो ऊर्जा एब्जॉर्ब होता है, तो याद रखिएगा 65%। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब इसको वापस से इरेज कर लेते हैं और एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर भी सेम वही बातें लिखी हुई है जो मैंने बताया कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो है वो बेसिकली क्या है। हम लोगों ने इसका परिचय पढ़ा कि ऊष्मा ना तो क्या हो सकती है, उसका ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को संचय किया जा सकता है, अपितु वो क्या होता है, अपने तापमान को स्थिर रखने का कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले प्राप्त कुल ऊष्मा मान लीजिए हमारा क्या हो जा रहा है, 100%। ठीक है, 100 में से मैंने आप लोगों को बताया कि जो 35% है वो वायुमंडल और बादल से टकरा कर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो 35 यूनिट का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। शेष बचा 65 यूनिट। ठीक है, 65 यूनिट
उसका हम अलग कार्य करेंगे। अब यहाँ देखिए 35 को भी अगर आप टुकड़ों में बांटे तो 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णन से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 यूनिट है जो कि वायुमंडल में स्थिर बादलों के द्वारा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से अगर बोला जाए तो 35 यूनिट वायुमंडल पृथ्वी को गर्म करने में कोई योगदान नहीं देती। यानी कि ये जो 35 यूनिट है वो योगदान क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है और वापस से अंतरिक्ष में चली गई है। इस वजह से ये जो 35 यूनिट है वो पृथ्वी के गर्म करने में कोई भी योगदान नहीं दे पा रही है। जबकि जो ये 65 यूनिट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यही पृथ्वी को क्या करती है, हीट करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने बताया 65 यूनिट जो कि पृथ्वी को गर्म करने में योगदान देता है, इसलिए इसको प्लस करेंगे और यहाँ पर बचा 35 यूनिट। ठीक है, हम लोग 100 यूनिट टोटल मानकर चल रहे हैं। अब ये माइनस कर देते हैं क्योंकि ये गर्म करने में पृथ्वी को कोई योगदान नहीं देती है, ये जो 35 यूनिट है। ठीक है, अब जो ये 65 यूनिट है उस ऊर्जा में से आपको पता होना चाहिए कि जो 14 यूनिट है उसका अवशोषण हो जाता है किसके द्वारा, जल वाष्प के द्वारा, बादलों के द्वारा। ठीक है, और कुछ स्थायी गैसों के द्वारा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद एक बार और देखिए कि जो शेष 51 यूनिट है उसकी ऊर्जा ही पृथ्वी सतह को प्राप्त होती है, जो कि पृथ्वी का वास्तविक बजट है। और ये जो 51 यूनिट है वह क्या है, ये वास्तविक ऊर्जा है जो कि पृथ्वी को क्या होता है। देखिए अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 65 यूनिट, तो ये तो क्या हो गया, अवशोषित हो गया। तो टोटल ऊर्जा वो जो पृथ्वी को मिली एक्चुअली में अपने कार्य को संपादित करने के लिए वो कितनी हुई, 51 यूनिट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अगर कई बार आया कि वह वास्तविक ऊर्जा जो पृथ्वी अपनी सतह पर यूज करता है कितनी यूनिट होती है, 51 यूनिट। यानी अगर बोला जाए कि पृथ्वी का वास्तविक बजट कितना है तो याद रखिएगा पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा बजट 51 यूनिट है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए इसी में एक टॉपिक आपको दिखाई देगा, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल का ऊष्मा बजट। तो जब मैंने आपको समझा दिया है, तो जब मैंने आपको बेसिकली ऊष्मा बजट का जो सिद्धांत है मेनली वो समझा दिया है, तो आपके लिए वायुमंडल का ऊष्मा बजट समझना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें भी सेम वैसा ही है कि वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है वो बेसिकली उस संतुलन को कहते हैं या उस संतुलित अवस्था को कहते हैं जिसमें वायुमंडल को जितनी ऊर्जा सूर्य और पृथ्वी की सतह से मिलती है उतनी ही ऊष्मा वह अंतरिक्ष में क्या कर देती है, वापस छोड़ देती है। यह संतुलन वायुमंडल के तापमान को क्या करता है, स्थिर बनाए रखता है और जलवायु को संतुलित करता है। इस बात को आपको याद रखना है। और एक बात याद रखिएगा कि वायुमंडल को जो ऊष्मा है वो मेनली 2 स्रोतों से मिलती है। फर्स्ट, सौरिक ऊष्मा का 48%, सेकेंड हो जाएगा प्राप्त ऊष्मा का 48 यूनिट। जैसे देखिए मेनली मैंने बताया कि एक तो मिलेगा सौर विकिरण से और दूसरा मिलेगा स्थलीय विकिरण से। यानी कि इसका मतलब आप समझ सकते हो, एक तो सूरज से आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, पृथ्वी की सतह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके गर्म होगी, तो वो भी तो फिर वापस से क्या करेगी, रेडिएशन निकालेगी। तो उस वजह से भी क्या होता है, जो वायुमंडल का ऊष्मा बजट होता है उसमें वो भी शामिल होता है। अब देखिए सौर विकिरण से आप क्या समझते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सूरज की ऊष्मा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कि वायुमंडल तक पहुंचता है उसे आप बोलते हैं सौर विकिरण। ठीक है, जो कि वायुमंडल के ऊष्मा बजट पे क्या करता है, उसको संतुलित करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा कि वायुमंडल सीधे बहुत कम ऊष्मा अवशोषित करता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी जो गैसें हैं वो सौर विकिरण को सीधे नहीं सोख पाती हैं। फिर उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, स्थलीय विकिरण, वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह सूर्य की ऊर्जा को शोषित करके गर्म हो जाती है और फिर वो क्या करती है बताइए, ऊष्मा को लंबी तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊपर की ओर छोड़ देती है। वायुमंडल इस लंबी तरंग ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जो वायुमंडल का मुख्य
ऊष्मा स्रोत है वो पृथ्वी की सतह है, न कि क्या है, सूर्य। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि सौरिक ऊष्मा का 48% इसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्राप्त ऊष्मा का मान लीजिए कि 48 यूनिट प्राप्त हुआ, जिसमें से जो 14 यूनिट है वो सौर्य विकिरण से, ठीक है, उसका जो है प्रत्यक्ष अवशोषण होगा, और बचा हमारे पास 34 यूनिट, उसकी प्राप्ति दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में, जो मैं आपको समझा रही थी। फर्स्ट तो था हमारा सौर्य विकिरण, सेकंड हमारा क्या था, पार्थिव विकिरण या फिर स्थलीय विकिरण। इसमें भी 6 यूनिट आपको प्रभावी विकिरण से मिलेगा, 9 यूनिट विक्षोभ एवं संवहन से, और 19 यूनिट संघनन की गुप्त ऊष्मा से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी साफ साफ वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया कि पृथ्वी न तो ऊष्मा का संचय करती है और न ही ह्रास, बल्कि प्राप्त सौर्य विकिरण एवं परावर्तित पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अपने ऊष्मा बजट को संतुलित रखती है, जिससे कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना बना रहता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। पृथ्वी को प्राप्त कुल यानी कि 100 यूनिट ऊर्जा में 35 यूनिट का परावर्तन मौलिक रूप से हो जाता है। ठीक है, वो वापस से कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। फिर है जिससे कि 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णन से, 27 इकाई वायुमंडल में स्थित बादलों के द्वारा परावर्तन से, फिर उसके बाद है 2 यूनिट क्या होता है, हिमक्षादित सतह के द्वारा। इस प्रकार से 35 यूनिट जो है, 35 यूनिट ऊर्जा वो वायुमंडल और सतह को गर्म करने में कोई भी योगदान नहीं देती है। बाकी जो 65 यूनिट ऊर्जा है मैंने आपको बताया, 65 यूनिट में से भी 14 यूनिट क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। बचा 51 यूनिट जो कि पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा बजट कहलाता है। अब देखिए प्रतिलोम विकिरण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ये जो जीटी त्रिवर्थ थे, ठीक है, वो बेसिकली एक ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने ऊष्मा बजट के मॉडल में प्रतिलोम विकिरण को शामिल नहीं किया। वास्तव में पृथ्वी को सतह से यानी पृथ्वी की सतह से टकराकर प्रभावी विकिरण का एक बड़ा भाग क्या होता है, बादलों एवं जल वाष्पों से टकराकर पुनः पृथ्वी की सतह पर लौट जाता है, जिसे प्रतिलोम विकिरण भी कहते हैं। यानी कि हम लोगों को ऐसा लगा था कि जो बादलों और जल वाष्पों से टकराए और वापस चले गए, ठीक है, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि वो टकराने के बाद वापस से आ जाते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण। इसके प्रभावाधीन सतह एवं निचले वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इसे हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशीय क्षेत्रों पर ऊष्मा की प्राप्ति एवं प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष में परावर्तन में अंतर पाया जाता है, लेकिन विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा के स्थानांतरण के द्वारा अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन बना रहता है। ये आपको काफी ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे कि अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की जो दर है उसको आप बोलते हैं ताप प्रवणता, यानी अर्थात दो अक्षांश रेखाओं के मध्य तापमान में परिवर्तन की दर। जैसे मान लीजिए ये एक अक्षांश, ये एक अक्षांश है, ठीक है, इन दोनों के मध्य आप ऊपर ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम होते जा रहा है, तो इसे ही आप क्या बोलेंगे, तापमान घटने की दर को ताप प्रवणता बोलेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखना है आपको। कई बार ये स्टेटमेंट जो है ना कि उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ताप प्रवणता अपेक्षाकृत कम होती है, इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं तापमान का कालिक वितरण। तो याद रखिएगा कि जुलाई और जनवरी तापमान की दृष्टि से चरम स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि सर्वाधिक ठंडी जो होता है वो कब होता है, जनवरी में, और सबसे ज़्यादा गर्मी जो होता है वो कब होता है, जुलाई में होता है। और इस टाइम पे ना ये बहुत ऐसे तापमान की दृष्टि से क्या होते हैं, चरम स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जुलाई और जनवरी में तापमान के कालिक वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जुलाई एवं जनवरी क्रमशः गर्म एवं ठंड होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई ठंडा होता है, जबकि जनवरी जो है वो गर्म होता है।
फिर देखिए, सूर्य की लंबवत किरणों में ऋतुवत स्थानांतरण होता है, इसीलिए दोनों गोलार्ध में समताप रेखाओं में भी अक्षांशीय खिसकाव या फिर स्थानांतरण होता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये आपका हो गया साउथ हेमिस्फीयर। डायग्राम से समझिए, यहाँ पर आपको महाद्वीपीयता का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो जलीय क्षेत्र कम है, ठीक है, इस वजह से यहाँ महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, विषमांगता हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे जलीय भाग है, कहीं कहीं पर आप लोगों को भूमि वाला भाग देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ आप बेसिकली बोल सकते हैं वाटर एरिया भी बहुत ज़्यादा है और लैंड एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला गोलार्ध है, यानी आप बोल सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बेसिकली विषमांगता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इस कारण से तापांतर भी अधिक होता है, यानी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। जैसे जल का जो लेवल है वहाँ का आपको टेम्परेचर थोड़ा अलग मिलेगा, और जो आप लोगों को लैंड का एरिया है, मतलब भूमि का जो एरिया है वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर अलग मिलेगा। तो यहाँ पर जो तापांतर होता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आगे देखिए, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाया था कि जो भूमि होता है, भूमि वो जल्दी गर्म होता है लेकिन वो जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन जो जल होता है वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है, मैंने बताया था। तो इस वजह से नॉर्थ वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है उसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर का मतलब बहुत ज़्यादा तापांतर देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि ध्यातव्य, यानी हम लोगों को पता है कि जनवरी और जुलाई दोनों माह में अधिकतम तापमान स्थलीय सतहों पर ही दर्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जो हमारा स्थल है। फिर उसके बाद देखिए, जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं ठंडे महासागरों पर अचानक विषुवत रेखा की ओर तथा गर्म महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर मुड़कर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है या फिर झुक जाती है। इस बात को याद रखना है आपको। अब ये जो तापमान और तापमान का वितरण है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके हम लोगों को बहुत सारे ऐसे कारक पढ़ने हैं जो कि तापमान और तापमान के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।